हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको यूनिट इन डायमेंशन के बारे में बताया था। वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और उसमें मैंने विमाओं के बारे में बात किया था, भौतिक राशियों के बारे में बताया। उसके बाद हमने बताया कि भौतिक राशियों के प्रकार कैसे हैं, ठीक है। जैसे उसमें हमने बताया था कि भौतिक राशियों को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटी में मूल राशियाँ, ठीक है, जैसे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ, ठीक है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो मूल राशियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र हों स्वयं, मीन्स किसी दूसरी राशि के द्वारा वो प्राप्त न की जा सके। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड हो। मतलब जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो होगा वो एक तरीके की लंबाई है। तो ये स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? एक तो ये डिस्टेंस और ये टाइम। परंतु यहाँ पर अगर हम लोग देखें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर थोड़ा रिवीजन कर लें ऑफ प्रीवियस क्लास, आपका चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। मीन्स मात्रक एवं विमाएं, ठीक है, मात्रक एवं विमाएं। हमने आपको उसमें भौतिक राशियों के बारे में बताया था, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सके, ठीक है, उनको वे राशियां जिनको मापा जा सके उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, तो उनको मापा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कितना खुश हूं, तो आप उसको माप नहीं सकते हो, तो भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। तो जिनको मापा जा सके, कोई कितना गुस्सा है उसको भी आप नहीं माप सकते, जिनको मापा जा सके वही केवल भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। जैसे किसी का भार है, इसका भार कितना होगा ये अपन माप सकते हैं, तो जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो भौतिक राशि है। कोई वस्तु कितनी तेजी से चल रही है उसको भी अपन माप सकते हैं, उसकी स्पीड, तो भी भौतिक राशि है। और यदि कि किसी, जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है इसको अपन माप सकते हैं, तो जो लंबाई है वो भी भौतिक राशि है। तो वे राशियां जिनको मापा जा सके उनको अपन भौतिक राशियां बोलते हैं, ठीक है। अब भौतिक राशियों को बांटा गया, जैसे कुछ भौतिक राशियां होती हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, मतलब किसी अन्य राशि पर वो डिपेंड नहीं करती हैं। परंतु अगर अपन स्पीड की देखें तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है और टाइम पर। मतलब स्पीड को निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, और वह कितने समय में वो डिस्टेंस कवर की है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उस तरह की राशियां जो होंगी, जो डिपेंड करेंगी किसी अन्य राशियों पर, वो क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। और इनके अलावा एक और प्रकार की राशि होती है जिसको जिसको अपन कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी मीन्स पूरक राशियां बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी अभी बोला और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, सो वहाँ से आप देख सकते हो। इसका पहला जो प्रकार है वो है फिजिकल क्वांटिटी मीन्स मूल राशियां, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार है वो है व्युत्पन्न राशियां, जैसे इंग्लिश में इसको डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है वो है पूरक राशियां।
इनको इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जो स्वयं में स्वतंत्र हो, मीन्स किसी अन्य राशि पर वो डिपेंड ना करे। जैसे अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गई, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। आगे भी है, उसको अपन देखेंगे, परंतु ये जो है ये मूल राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों का क्या है भैया एग्जाम्पल? तो व्युत्पन्न राशियों के लिए सबसे पहला तो चाल हो गया, वेग, ठीक है, और एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, बल, ईटीसी। तो ये सब क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्योंकि बल आप कैसे फाइंड कर सकते हो? किसी वस्तु पर कितना फोर्स लग रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है और उसमें एक्सेलरेशन कितना डेवलप हुआ है, ठीक है। खैर, पूरक राशियां दो प्रकार की होती हैं भैया। कौन कौन सी? तो एक होता है प्लेन एंगल, जिसको हिंदी में समतलीय कोण कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेरेडियन में उसमें, ठीक है, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, मीन्स ठोस कोण, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे कोई ऐसे सर्किल है, तो उसके सेंटर से इसके पृष्ठ तक जो एंगल बनता है उसी को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू L/R। और सॉलिड एंगल क्या होगा? जैसे कोई स्फेयर है, तो स्फेयर में कहीं मान लीजिए ऐसे जैसे गोला है, गोला, तो उसके बीच में से कहीं से आप काट दे और उसका सेंटर पर वो जो होगा क्या कहते हैं उसको, एंगल बने, तो उस एंगल को अपन क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्लास 12th में आप देखोगे जब अपन पढ़ते हैं तो इसका जो सिंबल होगा हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, L/R, तो इसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, मूल राशियां क्या होती है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं मात्रक के बारे में, ठीक है। मात्रक क्या होता है? यूनिट। तो किसी भौतिक राशि के मापन हेतु एक निश्चित मापक को ही उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन हेतु एक या उसी भौतिक राशि का, उसी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को एक निश्चित मापक को उस भौतिक राशि का मात्रक अर्थात यूनिट
कहते हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल में जैसे मान लीजिए अब ये मात्रक क्या है, जैसे यहाँ पर मैं इस मार्कर को ऐसे माप रहा हूँ, मान लो 1 बित्ता या आधा बित्ता जो भी है, तो जो मैं बित्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी लंबाई मापने के लिए, वो जो बित्ता है वो इसकी यूनिट हो जाएगी। मतलब जो भी निश्चित मापक होता है, ये नहीं कि यहाँ पर मैं इतने से माप रहा हूँ और यहाँ पर इससे माप दिया, नहीं, निश्चित मापक होना चाहिए। तो उसी निश्चित मापक को अपन उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड की लंबाई हमें मापनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको मापक मान लेता हूँ। तो मैं इसकी लेंथ माप सकता हूँ कि 1 2 3, और देखो मैंने इसकी ये जो मापक मैंने लिया है मार्कर, इसकी लेंथ को मैं बढ़ा या घटा नहीं रहा हूँ, वो निश्चित है, कांस्टेंट है। देखो मैंने इसमें लिखा है निश्चित, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस बोर्ड की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मार्कर। अब मैं इसको मात्रक बना लिया हूँ, अब कोई भी लेंथ होगी तो मैं इससे माप सकता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपने देखा होगा जब खेतों को मापा जाता है खरीदने के लिए, जो भी लोग लेते हैं तो कड़ी बोलते हैं उसको, कड़ी से मापते हैं, ठीक है। तो वो भी एक निश्चित होता है, पता नहीं शायद 1 बित्ता की 1.5 बित्ता ऐसे कुछ होता है, 1 बित्ते का 1 बित्ता और कुछ थोड़ी सी लंबाई होती है, तो वो उसको अपन बोलते हैं 1 कड़ी। तो उसके हिसाब से वो लोग उस जमीन को मापते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप जो एक निश्चित मापक ले रहे हो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, जो भी यूज कर रहे हो, वो उसका मात्रक कहलाता है। परंतु ऐसे तो प्रॉब्लम होगी, सभी लोग अपना अपना मात्रक बनाने लगे। तो मान लीजिए मैं लंबाई को यहाँ पर माप रहा हूँ सेंटीमीटर में या इंच में माप रहे हैं, चलो ठीक है, और अमेरिका में लंबाई को मीटर में माप रहे हैं, मान लीजिए। अब मैं यहाँ से फ़ोन करके कहूँ कि सर ऐसा है कि हमें 20 इंच की लंबाई का जरा एक छड़ भिजवा दीजिए। अब वो वहाँ पर माप रहा है मीटर में, अब उसको समझ ही नहीं आएगा यार ये इंच क्या होता है, फिर तो प्रॉब्लम हो गई। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अगर मात्रक बनाने लगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 भौतिक राशियां मानी गई। कितनी भौतिक राशियां मानी गई? 7 भौतिक राशियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। कौन कौन से, पहले तो देख लेते हैं जो अपन यूज करेंगे। मात्रक की पद्धतियां मीन्स कितने मात्रक का लोग यूज करते थे। पहला था सीजीएस पद्धति, दूसरा एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड, है ना पद्धति, इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्राम, और ये है सॉरी सेंटीमीटर है भैया, सेंटीमीटर ग्राम, और ये सेकेंड, और ये है फुट, लंबाई को मापने के लिए फुट, और द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड, और समय को मापने के लिए सेकेंड। उसी तरीके से जो तीसरा है वो है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, जिसको हिंदी में मीटर और केजी और ये सेकेंड। तो इस तरीके से 3 पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनको ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड, लेकिन जो सबसे प्रचलित हुआ वो हुआ एमकेएस पद्धति। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया। तो भौतिक राशियों को मापन हेतु कौन से अंतर्राष्ट्रीय मात्रक का यूज किया गया? एमकेएस पद्धति। इसको शॉर्ट में
SI मात्रक भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? SI, सिस्टम इंटरनेशनल, मीन्स या ऐसे बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 भौतिक राशियां मानी गई। ठीक है, वो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात SI भौतिक राशियां या मात्रक भौतिक राशियों के माने गए। कौन कौन से हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का मतलब ये है कि हर जगह उसकी लंबाई उसी यूनिट में मापी जाती है। जैसे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? पहले तो मैं भौतिक राशि लिख देता हूँ अच्छे से। भौतिक राशियां मात्रक। ठीक है, तो पहली जो भौतिक राशि है वो है लंबाई। लंबाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसमें मापा जाता है? मीटर में। ठीक है, दूसरा है समय। तो समय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसमें मापा जाता है? सेकंड में। भाई वीडियो चल तो रहा है ना? और तीसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। ठीक है, फोर्थ, अच्छा इसका भी इंग्लिश नाम लिख लो भैया। लेंथ, टाइम, मास। चौथा है ताप। ताप को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। इसका मात्रक होता है, ताप का मात्रक केल्विन। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत धारा, विद्युत धारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसमें मापा जाता है? तो एम्पियर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। छठा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल। तो उसको मापा जाता है मोल में। मोल में। ठीक है, और जो छठा है वो है, भाई ये वीडियो में आ तो रहा है ना? चलो यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो पदार्थ की मात्रा है वो मोल है। और जो सातवां है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला। ठीक है, CD से रिप्रेजेंट। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। ठीक है, ये इसका है भाई, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है,
इलेक्ट्रिक करंट का ये है और ये रहा मोल का। क्लियर है? अब तो हमने बात कर लिया ये मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 भौतिक राशियां मानी गई और वो कुछ इस तरीके की है। ठीक है। एक बात और कि इनको शॉर्ट में एसआई मात्रक कहते हैं और ये एमकेएस पद्धति ही है। एमकेएस पद्धति ही है। ठीक है। अब बात करते हैं विमाओं के बारे में। विमाओं के बारे में तो विमा क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि के मात्रक का ज्ञान हेतु उसके भौतिक राशि के मात्रक पर जो पावर हम लोग ऐड करते हैं या दिखाते हैं, उस पावर को ही अपन क्या बोलते हैं? विमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक पर जो पावर होता है, उस पावर को ही अपन उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है। जैसे लंबाई की विमा यहाँ पर क्या हो जाएगी? मैं इसको मिटाकर बताता हूँ विमा क्या है। विमा तो देखिए लंबाई का विमा क्या हो जाएगा? देखो इसका कैपिटल लेटर पहला वाला है ना, इसी को आप ऐसे ले लो, ऐसे बंद कर दो और इसका पावर यहाँ 1 है तो 1 दिखा दो। समय का विमा क्या हो जाएगा? टाइम का L, पावर 1 है, 1 दिखा दो। द्रव्यमान का, यहाँ से आप देखते हो जो इसका अंग्रेजी नाम होगा ना, उसी को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखकर उसके पावर के रूप में और उसको बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं तो उसका विमा कहलाएगा। ये केल्विन का तो के, ठीक है। एम्पियर का, विद्युत धारा का ए, ठीक है। 2, 4, 5 कुछ छूटा क्या? लंबाई, सॉरी ये टी होगा। ये द्रव्यमान का एम, टेम्परेचर का के, विद्युत धारा का ए, पदार्थ की मात्रा मोल का जो होगा, मोल का वो मोल ही रहेगा और जो कैंडिला होगा, ठीक है, कैंडिला उसका सीडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग विमा निकालते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक की घात को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का विमा कहेंगे। अच्छा सर कुछ विमा निकाल कर दिखाओ हमें फिर। तो लो भाई दिखाते हैं। जैसे कुछ अन्य भौतिक राशियों के विमा, किसी अन्य भौतिक राशियों की विमा, जैसे वेग की विमा बताओ। तो वेग बराबर क्या होता है बाबू? सॉल्यूशन, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन क्या है? एक तरीके की लंबाई ही तो है ना। तो लंबाई की विमा अभी हमने बताया कि लंबाई की जो विमा होती है वो होती है L, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं तो उसका कैपिटल लेटर फर्स्ट वाला लिख दो और उसके पावर के रूप में उसको जो भी है उसका पावर लिख दो, वही इसका बीमा हो जाएगा। और ये समय का बीमा टाइम T, ऊपर लेकर जाइए तो L, ये पावर यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगा, -1, तो इसको बड़े कोष्टक में बंद कर दीजिए। इसका मतलब जो वेलोसिटी, वेग की जो विमा होती है वो क्या आती है बाबू? LT-1। ये आंसर हो गया। आंसर वेग का विमा क्या होगा? तो LT-1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि त्वरण की विमा, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन की विमा क्या होगी? त्वरण की विमा क्या होगी? तो त्वरण बराबर क्या होता है?
या यूं कहें कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। ठीक है, सॉरी ओ भाई इसका यूज मत कीजिए। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। ये भी तो होता है, वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमने फोर्स का नहीं फाइंड किया है इसलिए यहाँ से निकाल रहे हैं। वेलोसिटी का हमने फाइंड किया यहाँ पर। ठीक है, तो त्वरण की विमा फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, वेग का विमा रख दो और टाइम का विमा रख दो, इसका मिल जाएगा। तो वेग का जो हमने निकाला है यहाँ पर क्या निकाला है, LT - 1। तो इसकी विमा, वेलोसिटी की विमा जो होगी LT - 1 अपॉन टाइम है T। तो इसकी विमा फाइंड करने के लिए इसको ऊपर लेकर जाओ, यहाँ पर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस। तो LT - 2 हो गया इसका विमा, त्वरण है ये। ठीक है, तो त्वरण की विमा ये हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन, बल फोर्स, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। फोर्स की विमा क्या होगी। तो देखो बल की विमा कैसे निकालेंगे। तो बल की विमा, बल का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। भाई साहब ये द्रव्यमान की विमा, मास उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये हमने लिख दिया, इनटू एक्सेलरेशन का यहाँ पर देखो मैंने निकाला है LT - 2। तो LT - 2 इसको कोष्टक में बंद कर दिया और फाइनली रिजल्ट आया, इसका अंदर गुणा कर दो तो मिलेगा हमें MLT - 2। ये है बल का विमा। बल की विमा क्या है, MLT - 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रहे स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। वीडियो तो सही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे दाब का, दाब कार्य यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यावस्था गुणांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय नियतांक के या की विमा बताइए। चलिए फाइंड करते हैं हल। पहला इसमें करते हैं दाब का। तो दाब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रहे, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल को आप, बल का जो अभी आपने विमा निकाला वो क्या था, MLT - 2, ये होती है विमा, याद रखना होगा आपको। तो MLT - 2, या चाहो तो यहाँ से फिर से निकाल सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण A। तो इसका हो गया M, इसका हो गया LT - 2 और मिलकर हो गया क्या, MLT - 2। तो यहाँ पर हमने रख दिया बल का MLT - 2 अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या, जो भी होगा क्षेत्रफल क्या, उसकी दो लंबाई है। जैसे मान लीजिए आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो दोनों तो लेंथ ही है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, L², लेंथ ही है दोनों, तो L² क्षेत्रफल का हो गया। अब इसको ऊपर लेकर जाइए तो
LT-2, और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो L-2, क्योंकि नीचे पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हुआ तो L में जुड़ेगा, ये L में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर L प्लस है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर L प्लस है और यहाँ पर L माइनस है, तो जो दाब की वीमा निकलेगी वो क्या निकलेगी, ML का पावर -1 T का पावर -2। ये वीमा है किसकी, दाब की। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए कार्य पर। दूसरा कार्य की वीमा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल बटा बल गुणा बल की दिशा में हुआ विस्थापन। ठीक है, तो बल का, वही मैं बोल रहा हूँ, बल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए MLT-2 और ये हो गया विस्थापन, एक तरीके की लंबाई ही है, तो ऐड हो जाएगा तो ML² T/-2। तो कार्य की जो वीमा होगी वो इस तरीके से आप निकालोगे। तीसरा क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक, जो यंग मॉडुलस होता है, वो होता है y इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला होता है, मीन्स फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन रियल लेंथ इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू चेंज इन लेंथ इंटू रियल लेंथ। तो यहाँ से जो यंग मॉडुलस का वीमा निकलता है वो क्या निकलता है, इसका MLT-2 फोर्स है वो, और ये देखो दोनों लेंथ ही तो है, चेंज इन लेंथ थोड़ी और हुई, थोड़ी सी कम या बेसी जो भी होगा, तो चेंज इन लेंथ और ये लेंथ है, वीमा तो सेम ही होगी। अरे भाई ये तो सेम ही होगा ना, और ये एरिया है तो एरिया का L² हो गया इंटू ये वाला है तो लेंथ ही, तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो यंग मॉडुलस ML-1 T/-2, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यंग मॉडुलस का जो वीमा आया वो ML-1 T/-2 ये आया। समझ में आया। अब एक और बाकी है जो है गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक क्या है, उसकी वीमा कैसे निकलेगी, जैसे ये अगर दो द्रव्यमान एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, M1 M2, तो जो गुरुत्वीय बल उन दोनों के बीच लगता है, दोनों द्रव्यमानों के, वो F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई R²। ठीक है, जहाँ G क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, तो G इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू R² अपॉन M1 M2। ठीक है, तो इसका वीमा क्या होगा, फोर्स का MLT-2, और ये R लेंथ ही तो है, तो L² अपॉन ये द्रव्यमान ये भी है, ये द्रव्यमान ये भी है, तो इसका M और इसका M अच्छे से करें तो M ये जुड़ेगा इसमें, L का पावर 3 T का पावर -2, 3 T का पावर -2, और यहाँ पर M का पावर 2 हो जाएगा, ऊपर गया तो M-1 L3 T/-2। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वीमा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।